नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम शब्द, पद और पद परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं शब्द क्या है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे नमन और मनन दोनों शब्द हैं, किंतु न म कोई शब्द नहीं है। और यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तो उसे कहते हैं पद। शब्द और पद में अंतर यह है कि शब्द स्वतंत्र होते हैं जबकि पद व्याकरण के नियमों में बंधे हुए होते हैं। तो आइए जान लेते हैं पद कितने प्रकार के होते हैं। पद मुख्यतः दो प्रकार के माने गए हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वे हैं जो लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तनशील होते हैं, जबकि अविकारी वे हैं जो लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते। तो विकारी के उदाहरण हुए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जबकि अविकारी के उदाहरण हुए क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो एक उदाहरण ले लेते हैं क्रिया का। क्रिया क्या लिंग के अनुसार बदलती है, देखते हैं। जाना एक क्रिया है, लड़का जाता है, लड़की जाती है, बच्चे जाते हैं। तो तीनों स्थितियों में क्रिया बदल गई, जाता, जाती, जाते। तो यहाँ जो है क्रिया एक विकारी शब्द हुआ। अब देख लेते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हम शब्द लेते हैं धीरे धीरे। अब धीरे धीरे, लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़का धीरे धीरे चलता है, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। ये तीनों स्थितियों में वाक्य में बिल्कुल भी नहीं बदला, इसलिए इस पद को अविकारी पद कहेंगे। तो आइए जान लेते हैं पद परिचय क्या है। अब परिचय क्या होता है। यदि कोई मुझसे मेरा परिचय पूछे तो मैं कहूँगी मेरा नाम डॉक्टर कविता कपूर है और मैं एक अध्यापिका हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। इस तरह मैंने अपने बारे में 3 मुख्य जानकारियाँ आपको दी। और पहली जानकारी थी मेरा नाम, फिर मेरा काम, फिर मेरा स्थान। तो पद परिचय भी क्रमशः दिया जाता है, एक क्रम होता है उसे रखने का, उसे अरेंज करने का। तो देख लेते हैं पद परिचय क्या है। किसी पद की उस वाक्य में व्याकरण के आधार पर क्या भूमिका है, इसका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पहली से आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पढ़ते आ रहे हैं। आज कक्षा 10वीं में आ गए हैं, तो आपको संज्ञा से लेकर तो अब तक जो भी कुछ आपने पढ़ा है सभी की परीक्षा पद परिचय में देनी है। इसलिए आपको हर पाठ की एक संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। संज्ञा के भेद क्या है, सर्वनाम के भेद क्या है, विशेषण के, क्रिया विशेषण के, अव्ययों के भेद क्या है, इत्यादि की जानकारी मैं संक्षिप्त रूप से साथ साथ में यहाँ पर आपको वेब चार्ट के माध्यम से देती चलूँगी। तो आइए जान लेते हैं संज्ञा पद का परिचय किस प्रकार दिया जाए। उससे पहले हमें जानना होगा कि संज्ञा के भेद क्या क्या हैं। संज्ञा के भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मुख्य रूप से 3 मानी गई है। उसके उपभेद यदि आप याद ना भी करें तब भी चलेगा। तो देख लेते हैं इसका क्रम क्या होगा जानकारी इसकी देने का। संज्ञा का पहले भेद बताएंगे, फिर लिंग बताएंगे, फिर वचन, फिर कारक, फिर उसका क्रिया के साथ संबंध। तो यहाँ हमारा उदाहरण है सरिता भाषण दे रही है। तो सरिता का हम पद परिचय इस प्रकार करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, दे रही क्रिया का कर्ता। सर्वनाम के भेद क्या है हम पहले जान लेते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब पुरुषवाचक के भी आगे 3 भेद हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो हुआ जो बात कर रहा है, मध्यम पुरुष वह है जिससे वह बात कर रहा है, और अन्य पुरुष है जो वहाँ उपस्थित नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है। तो उत्तम हुआ मैं, और मध्यम तुम, और अन्य वह यह। तो आइए जान लेते हैं सर्वनाम का पद परिचय कैसे दिया जाए। सर्वनाम का भेद सबसे पहले लिखेंगे, फिर लिंग, फिर वचन, फिर कारक, फिर क्रिया के साथ उसका संबंध। आइए एक उदाहरण देख लेते हैं। उसे अपना काम करने दो। उसे का पद परिचय कुछ इस प्रकार होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, एक वचन, उभयलिंग, करने दो क्रिया का कर्ता। तो यहाँ उसे का पद परिचय देते समय हमने उभयलिंग लिखा है। उभयलिंग वैसे तो हिंदी में 2 लिंग माने जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, किंतु संस्कृत में उभयलिंग भी माना जाता है। हम इसे यहाँ पर उभयलिंग लिख सकते हैं क्योंकि उसे जो पद है वह स्त्रियों के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, पुरुषों के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है।
विशेषण का पद परिचय। विशेषण के भेद क्या है आइए जान लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो मुख्य रूप से 4 भेद माने गए हैं इसके। तो इसे जब हम पद परिचय में लिखेंगे तो पहले सबसे भेद लिखेंगे, फिर उसका लिंग लिखेंगे, फिर वचन लिखेंगे, फिर विशेष्य लिखेंगे। हमारा उदाहरण है यह पुस्तक अच्छी है। तो अच्छी का पद परिचय कुछ इस प्रकार होगा। गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन, पुस्तक का विशेषण। तो यहाँ पर इसका विशेष्य है पुस्तक, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह अच्छी है। क्रिया का पद परिचय। क्रिया को मुख्य रूप से 2 भागों में देखा जा सकता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब इन्हें कैसे पहचानेंगे, सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्या है? तो एक ट्रिक देना चाहूंगी कि जब आप क्रिया शब्द के आगे क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, यदि आपको उत्तर मिल जाता है तो वह है सकर्मक क्रिया। यदि आप क्रिया शब्द के आगे क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और आपको उत्तर नहीं मिलता, प्रश्न अटपटा लगता है, तो वह हुई अकर्मक क्रिया। हमारा उदाहरण है प्रिया पत्र लिखती है। लिखती क्रिया है, इसके आगे हम लगाते हैं क्या। क्या लिखती है? पत्र लिखती है, तो हुई सकर्मक क्रिया। यदि मैं कहती प्रिया सो रही है, क्या सो रही है? तो प्रश्न अटपटा हुआ, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर यह हुई अकर्मक क्रिया, सोना हुआ अकर्मक क्रिया। तो आइए जान लेते हैं उदाहरण। प्रिया पत्र लिखती है। तो इसमें लिखती का पद परिचय कुछ इस प्रकार होगा। सकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एक वचन, लिख धातु और वर्तमान काल, प्रिया कर्ता की क्रिया। इसका कर्ता है प्रिया, उसके लिए यह क्रिया प्रयुक्त की गई है। अगला है अविकारी शब्द। अब हम अविकारी शब्द की ओर आ चुके हैं। अविकारी शब्द मैं आपको बता चुकी हूँ, जो वचन और लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होते। वे है, पहला है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के प्रकार कौन से माने गए हैं जान लेते हैं। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो रीति अर्थात तरीका क्या था उस क्रिया का, स्थान उस क्रिया का स्थान क्या था, और काल उस क्रिया का काल क्या था, और परिमाण क्या था उस क्रिया का, ये सब का उल्लेख इसमें किया जाता है। क्रिया विशेषण पद का जब हम परिचय देते हैं तो सबसे पहले उसका भेद लिखते हैं, फिर यदि आपको उपभेद आता है तो वह लिखोगे आप, फिर विशेष्य क्रिया का उल्लेख किया जाएगा। अब हमारा उदाहरण है रोज प्रातः हम इस बाग में घूमने आते हैं। तो प्रातः का पद परिचय कुछ इस प्रकार होगा। क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि घूमने की क्रिया का समय बताया जा रहा है प्रातः, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण। घूमने आते हैं क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए घूमने आते हैं क्रिया का यह विशेषण हुआ। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय को अंग्रेजी में कंजंक्शन और हिंदी में योजक भी कहते हैं, और इसलिए किंतु, परंतु, अथवा आदि शब्द इसी में आते हैं। तो अव्यय का जब हम पद परिचय देंगे तो सबसे पहले लिखेंगे अव्यय, फिर लिखेंगे समुच्चय बोधक, फिर इसका प्रकार लिखेंगे कि यह व्यधिकरण है कि समानाधिकरण है। व्यधिकरण की पहचान है और, अथवा, या, किंतु, परंतु शब्द, जबकि समानाधिकरण की पहचान है इसलिए, क्योंकि, ज्यों ही, अर्थात, ताकि, जिससे कि, इस तरह के शब्द हुए समानाधिकरण में। उदाहरण ले लेते हैं। मैं बाजार गई और फल ले आई। तो यहाँ पर और का जब हम पद परिचय देंगे तो हम लिखेंगे अव्यय, समुच्चय बोधक, व्यधिकरण। तो 3 बातें इसके बारे में लिखेंगे। आइए जान लेते हैं एक और उदाहरण। यद्यपि मैं बाजार गई तथापि समय न होने के कारण फल न ले सकी। यद्यपि का पद परिचय कुछ इस प्रकार होगा। अव्यय, समुच्चय बोधक, समानाधिकरण, क्योंकि यद्यपि जो है समानाधिकरण में आता है। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय का परिचय लिखते समय हमें क्या क्या लिखना चाहिए? हम पहले लिखेंगे अव्यय, फिर पद बंध के साथ उसके संबंधों का निर्देश देंगे। उदाहरण है ट्रेन समय से पहले आ गई। तो यहाँ पर पहले का पद परिचय इस प्रकार होगा। अविकारी पद, संबंध बोधक अव्यय, काल बोधक, क्योंकि क्रिया के काल का यहाँ पर पता चल रहा है तो होगा काल बोधक। ट्रेन के समय का संबंध सूचक, ट्रेन के समय के साथ संबंध, यहाँ पर संबंध स्थापित किया जा रहा है तो ट्रेन के समय का यह हुआ संबंध सूचक।
विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक में भाव प्रवीणता होती है। तो इसमें अलग अलग तरह के भाव होते हैं, हर्ष, घृणा, क्रोध, शोक, संबोधन, अनुमोदन, विस्मय आदि। तो विस्मय आदि बोधक जो है उसे हम किस प्रकार लिखेंगे? इसका पद परिचय कुछ इस क्रम में आएगा। अविकारी शब्द पहले लिखेंगे, फिर विस्मय आदि बोधक अव्यय, फिर इसमें भाव लिखना जरूरी हो जाता है कि किस भावना से यह बात कही गई है। उदाहरण ले लेते हैं। हाय राम, इसे क्या हुआ? तो यहाँ पर शोक का भाव है, दुख का भाव है। तो हाय राम का परिचय कुछ इस प्रकार होगा। अविकारी पद, विस्मयादि बोधक, शोक सूचक। विस्मयादि बोधक को पहचानने का एक और तरीका है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है इसमें। हाय राम के बाद आप देख रहे हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह है यहाँ पर। अविकारी, विस्मयादि बोधक, शोक सूचक। अगला वाक्य है, अरे ऐसे भी कोई रोता है भला? तो अरे का पद परिचय कुछ इस प्रकार होगा। अविकारी, विस्मयादि बोधक, संबोधन सूचक। यहाँ पर उसे संबोधित किया जा रहा है अरे कहकर किसी। अविकारी पदों का आखिरी प्रकार है निपात। निपात क्या होते हैं? निपात ऐसे शब्द हैं जो वाक्यों में जुड़कर उन्हें अलग अर्थ देते हैं। जैसे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ये एक साधारण वाक्य है। उसमें भी लगने से विशेष अर्थ आ जाता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं ही क्यों ना जाऊं? तो ही, भी, तक, भर, तो आदि शब्दों का प्रयोग निपात कहलाता है, इन्हें निपात कहते हैं। तो इसमें दो ही बातें लिखनी होती है, एक अविकारी पद और दूसरा निपात। तो यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। सुबह होते ही पंछी चहचहाने लगे। तो ही निपात है, उसका परिचय इस प्रकार होगा, अविकारी पद निपात। तो उम्मीद करती हूँ आपको कक्षा रोचक लगी होगी और सारा विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।